हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज रिवीजन न्यूमेरिकल सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, आज हम इस वीडियो लेक्चर से आपके लिए लेकर आए हैं बुलेट रिवीजन। टॉपिक है हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी। ओके, इंपॉर्टेंस आपको मालूम है, ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट के अंदर इसको लेके क्वेश्चन आए हैं। अगेन क्वेश्चन आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बनती है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2020 से उसमें क्या हो रखा है, अमेंडमेंट भी हो रखा है। ओके, तो आइए उसको कवर करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको क्या करा दिया जाएगा, अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ में हम आपको इसके पास्ट एग्जाम के और स्टडी मटेरियल के जो न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसका भी वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे और उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। बुलेट रिवीजन बुलेट प्रैक्टिकल दोनों को करने के बाद में आपकी प्रिपरेशन इस टॉपिक को लेके बिल्कुल फैंटास्टिक हो जाएगी। सब कुछ आपका कवर हो जाएगा विथ न्यूमेरिकल के साथ में। आपको बस चाहिए पीडीएफ को क्या कर ले, डाउनलोड कर लें और इस वीडियो को और प्रैक्टिकल वीडियो को यूट्यूब से हम क्या कर लें, देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक वर्ड का यहां पर जूस निकालते हैं और हम करेंगे इक्वलाइजेशन। कौन सा है, लेवी। ठीक है ना, कौन से करेंगे, इक्वलाइजेशन लेवी। स्टार्टिंग होगी सेक्शन किससे, 165 से। ठीक है, सेक्शन 165 इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नहीं है ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2016 के चैप्टर 8 का है। ये कोई इनकम टैक्स का सेक्शन नहीं है। कब होता है इक्वलाइजेशन लेवी, किस रेट से होता है इक्वलाइजेशन लेवी, किस अमाउंट पे होता है इक्वलाइजेशन लेवी, कब उसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है, कब उसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है, कब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं भी होता है, वो सारी बातें हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहली बात, इक्वलाइजेशन लेवी की जो रेट है वो है एट द रेट ऑफ 6%। जी हां, ध्यान रखेंगे, एट दी रेट ऑफ कौन सा है, 6% है। सेक्शन 165 है फाइनेंस एक्ट 2016 का, चैप्टर किसका, 8 का। कब होता है, कब होता है, जब हम किसी नॉन रेसिडेंट को क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। किसको पेमेंट कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट को क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ऐसे नॉन रेसिडेंट को हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। या फिर अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है भी सही, तो उसने जो हमें सर्विसेज दी है वो सर्विसेज उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है। तो दो केस, या फिर तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, और अगर है तो उसने जो सर्विसेज दी है वो सर्विसेज उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, तब इक्वलाइजेशन लेवी होगा। तो नॉन रेसिडेंट को हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अब हम कौन है, तो हम है ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं तो बिजनेस प्रोफेशन करेंगे, तो जो भी हम बिजनेस का एक्सपेंडिचर करेंगे हम उसकी डिडक्शन क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। ओके, और या फिर कौन पेमेंट कर रहा है, नॉन रेसिडेंट हैविंग ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो या फिर पेमेंट कौन कर रहा है, नॉन रेसिडेंट पेमेंट कर रहा है जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उस पीई की इनकम इंडिया में क्या होती है, असेसेबल होती है। जब इनकम असेसेबल होती है तो एक्सपेंडिचर की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। बस यही हमारा 165 सेक्शन इक्वलाइजेशन लेवी का बेस है। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करा है जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और अगर है तो उसकी सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है। पेमेंट करने वाला कौन हुआ, रेसिडेंट हुआ जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में पीई है। यहां पर इक्वलाइजेशन लेवी होती है एट द रेट ऑफ कितने से, 6% से। कब होगा इक्वलाइजेशन लेवी, जब उस नॉन रेसिडेंट ने हमें डिजिटल मार्केटिंग की, नॉन रेसिडेंट लाइक फेसबुक हो गया है, याहू हो गया है, गूगल हो गया है, तो उन्होंने हमको डिजिटल मार्केटिंग की
ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की क्या दी है, सर्विस दी है। कौन सी सर्विस दी है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग की, हमको डिजिटल एडवर्टाइजिंग की हमको सर्विस दी है। हम है इंडिया में रेसिडेंट इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर हम है नॉन रेसिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, और हम नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं जिसका इंडिया में पीई नहीं है, और अगर है तो वो सर्विस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस, डिजिटल एडवर्टीजमेंट की सर्विस उस पीई से इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है, तो हम जो पेमेंट करेंगे उस पे इक्वलाइजेशन लेवी होगा एट द रेट ऑफ कितने से, 6% से, एट द रेट ऑफ 6% से। और ये तभी होगा जब एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, जब कौन सा पेमेंट है, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, हम जो पेमेंट कर रहे हैं एग्रीगेट ऑफ पेमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1 लाख रुपीस हो। इन ए फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट अगर 1 लाख रुपीस से ज्यादा है तो इक्वलाइजेशन लेवी करेंगे एट द रेट ऑफ 6% से। नहीं होगा इक्वलाइजेशन लेवी अगर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग कौन सी है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, तो एग्रीगेट पेमेंट अगर 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। या फिर हम इंडिया के क्या है, रेसिडेंट हैं लेकिन नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है, अगर हम बिजनेस प्रोफेशन के लिए हमने वो सर्विसेज नहीं ली है तो भी उस पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। और तीसरा, अगर वो जो नॉन रेसिडेंट है अगर उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है एंड वो जो उन्होंने हमको सर्विसेज दी है वो सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड है विथ सच किससे, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से, तो भी उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। ऐसा क्यों है, देखिए जिस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी नहीं है तो उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन हमने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली है बिजनेस पर्पस के लिए तो हमको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। उनकी इनकम टैक्सेबल होती नहीं है लेकिन हमको यहां मिलती है डिडक्शन। बस इसी रीजन से इक्वलाइजेशन लेवी आए, अगर हम रेसिडेंट इन इंडिया हैं, कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन है, डिडक्शन लेंगे, इक्वलाइजेशन लेवी होगा। हम नॉन रेसिडेंट है, हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया है, हमारी इनकम इंडिया में असेसेबल होगी, हम डिडक्शन लेंगे तो इक्वलाइजेशन लेवी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर हमने वो सर्विस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस प्रोफेशन के लिए ली है तो क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। जिसको पेमेंट कर रहे अगर उसका खुद का इंडिया में पी है और वो सर्विस इफेक्टिवली कनेक्टेड है विद सच पी से तो उसकी इनकम इंडिया में वैसे ही असेसेबल हो जाएगी, तो भी उस केस में क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। तो उस केस में क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, 165 में इक्वलाइजेशन लेवी देखा। हमको पेमेंट करते समय इक्वलाइजेशन लेवी करना है, हमको डिडक्ट करना होगा। हमें क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा इक्वलाइजेशन लेवी फ्रॉम द अमाउंट पेड और किसमें से, पेबल में से। अमाउंट पेड और किसमें से, पेबल में से। इक्वलाइजेशन लेवी हमको क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा। जैसे हम टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कराते हैं उसी तरह से इक्वलाइजेशन लेवी को पेमेंट में से डिडक्ट करके हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। कब तक करवाना है, फॉलोइंग मंथ की 7 तक। फॉलोइंग मंथ की क्या है, 7 तक हमको उसे क्या करवा देना है, डिपॉजिट करवा देना है। 7th डे ऑफ कौन सा है, फॉलोइंग क्या है, मंथ है, फॉलोइंग मंथ है तो उसके हमको क्या कर देना है, डिपॉजिट करवाना है डिडक्ट करके। तो जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपीस है, एग्रीगेट 2 लाख रुपीस, तो 6% हो जाएगा 2 लाख रुपीस का कितना, 12,000। तो वो 12,000 हमको क्या करने होंगे, वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को नेक्स्ट मंथ की 7 तक हमें क्या कराना है, डिपॉजिट करवाना है। तो ये हमारा इक्वलाइजेशन क्या हो गया, लेवी हो गया। ये हमारा इक्वलाइजेशन लेवी हो गया। अगर हमने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करा, अगर हमने इक्वलाइजेशन लेवी क्या नहीं करा जी, हमने इक्वलाइजेशन लेवी अगर हमने डिडक्ट नहीं करा, ओके, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जितने अमाउंट का इक्वलाइजेशन लेवी है उतने ही अमाउंट की क्या लग जाएगी, पेनल्टी लगेगी, उतने ही अमाउंट की क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। अगर हम फेल्स टू डिडक्ट हो गए हैं, फेल्स टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी हो गए हैं, फेल्स टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी हो गए, तो फिर उस केस में
उस केस में क्या होगा, पेनल्टी हमारे के ऊपर लगेगी और पेनल्टी का अमाउंट होगा अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। जो अमाउंट इक्वलाइजेशन लेवी का होगा उतने ही अमाउंट की हम पे क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। वन मोर केस, अगर हमने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट तो कर ली, लेकिन डिडक्ट करने के बाद में फॉलोइंग मंथ की 7 तक अगर उसको डिपॉजिट नहीं कराया, तो उस केस में जो पेनल्टी लगेगी, ध्यान से सुनिए, डिडक्टेड है बट फेल्स टू पे है, डिडक्टेड बट फेल्स टू पे है, तो उस केस में पेनल्टी का अमाउंट होगा 1000 रुपी पर डे। 7 तक डिपॉजिट कराना था तो नेक्स्ट डे से डिफॉल्ट हो जाएगा, तो 1000 रुपी एवरी डे की 1000 रुपी की क्या चलेगी, पेनल्टी चलेगी। कब तक चलेगी, ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू, जितने समय तक आपका फेलियर कंटिन्यू रहेगा उतने समय तक 1000 रुपी पर डे की पेनल्टी चलेगी। लेकिन 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 ये जो पेनल्टी है 1000 रुपी पर डे, इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ध्यान रखिएगा, इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। 1000 रुपी पर डे, मान लीजिए आपका कितने का, 15 डेज का डिफॉल्ट है, फेलियर कंटिन्यू है, तो 15,000 की हो गई। लेकिन अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी अगर 12,000 है, तो यहां पर कह रहे हैं कि पेनल्टी अमाउंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ये कब केस है, जब डिडक्टेड है बट फेल्स टू पे है। इफ नॉट डिडक्टेड है, फेल्स टू क्या है, डिडक्टेड है, तो उस केस में पेनल्टी होती है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ओके, अब एक और बात करते हैं इंटरेस्ट की। नेक्स्ट मंथ के आपको 7 तक क्या कराना था, डिपॉजिट कराना था। अगर आपने उसको डिपॉजिट नहीं कराया तो 1%, अगर आपने उसको डिपॉजिट नहीं कराया तो 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ की रेट से, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ की रेट से क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ की रेट से क्या लगने वाला है, आपके इंटरेस्ट लगने वाला है। तो 7th फॉलोइंग मंथ की 7th आपकी क्या है, ड्यू डेट है, तो 8th से ही क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और क्या होगा, पार्ट देयर ऑफ होगा। तो ये तो हो गया आपका कौन सा केस का, इंटरेस्ट का। अगर आप डिडक्ट नहीं करते हो तो पेनल्टी पड़ ली, और फेल्स टू डिडक्ट के बाद में फेल्स टू डिपॉजिट हुए तो 1000 रुपी पर डे, बट इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ कौन सा है, इक्वलाइजेशन लेवी है। तो ये अभी हमने क्या करा, कवर करा। अब हम वन मोर सेक्शन कवर कर रहे हैं, 165A, जो फाइनेंस एक्ट से 2020 से इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी जो हमारी इक्वलाइजेशन लेवी थी, कब थी, पर रेसिडेंट है कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन और नॉन रेसिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया। पेमेंट कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के लिए, टू नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना ही नहीं चाहिए, और अगर है तो वो सर्विसेज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद क्या है, सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो होगा एट द रेट ऑफ कितने से होगा, 6% से होगा। इफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर सच सर्विसेज, सच मतलब एडवर्टीजमेंट, डिजिटल और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, एक्सीड क्या हो, 1 लाख हो, तो फिर उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी हम डिडक्ट करके हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कराएंगे, डिपॉजिट कराएंगे। अब वन मोर इक्वलाइजेशन लेवी आया है 165 किससे, ए से। नेक्स्ट इक्वलाइजेशन लेवी सेक्शन 165A है। ये कब होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे होगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर मींस नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अगेन नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अपनी क्या दी है, उन्होंने अपनी क्या दी है, सप्लाई। कौन सी सप्लाई दी है, वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स करते हैं। अगर कोई नॉन रेसिडेंट लाइक अलीबाबा है, ठीक है ना, लाइक क्या है, अलीबाबा है या फिर शीन है, क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, प्रोवाइडिंग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, ओन्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। हो सकता है जो गुड्स बेच रहे हो वो उनके खुद के ही हो, ओके, या फिर क्या कर रहे हो, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो फैसिलिटेटेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब दूसरों के गुड्स अपने प्लेटफॉर्म से बेच रहे हो, जैसे फ्लिपकार्ट बेचता है। तो कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ रहे हैं, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर,
कर क्या रहे हैं, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस, लाइक अर्बन क्लैप हो गया, स्विगी जोमेटो हो गया, तो ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रहे हैं, या फिर तो सर्विस खुद की हो या फिर फैसिलिटेटेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, मतलब किसी थर्ड पार्टी सप्लायर की अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर रहे हो, अगर सप्लाई कर रहे हो तो सेक्शन 165A इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। अब ये इक्वलाइजेशन लेवी यहां पर कब आएगा, यहां पर कब आएगा, जब उन्होंने ऑनलाइन, ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स या ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ क्या करा है, सर्विस करा है, किसको करा है, टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन हो या फिर नॉट कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन हो, डजंट क्या है, मैटर है, डजंट मैटर, लेकिन उन्होंने सेल ऑफ गुड्स करा है, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ क्या करिए, सर्विस करिए, टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब रेसिडेंट इन इंडिया ने भले कहीं से भी खरीदा हो, विदेश में जाकर भी क्या करा हो, खरीदा हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, 165A में इक्वलाइजेशन लेवी होगी एट दी रेट ऑफ 2% से, एट दी रेट ऑफ 2% से, यहां 6% नहीं है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के केस में 6% है, यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर पे एट द रेट ऑफ 2% से इक्वलाइजेशन लेवी होगी। कब होगी, जब वो ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स करते हैं हमारे किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को, चाहे वो कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन हो या फिर नॉट कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन हो, डजंट मैटर, इक्वलाइजेशन लेवी होगी एट द रेट ऑफ 2% से। अब यहां पर और ध्यान से सुनिएगा, और किनको ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, और किनको वो ऑनलाइन सेल ऑफ क्या कर रहे हैं, गुड्स कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं टू ए पर्सन, चाहे वो रेसिडेंट नहीं भी हो, कोई सा भी व्यक्ति जो रेसिडेंट भी नहीं है, नॉट टू ए पर्सन हु बाइज सच गुड्स और सर्विसेज, उसने ऑनलाइन गुड्स क्या करे हैं, बाय करे, उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज क्या करी है, प्रोविजन उसका क्या करा है, लिया है, यूजिंग इवन अगर कोई नॉन रेसिडेंट भी किसी नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर से ऑनलाइन क्या करता है, बाय ऑफ गुड्स और सर्विसेज करता है, लेकिन यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया से करता है, आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया से करता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर भी कहां का है, नॉन रेसिडेंट है, बायर भी जो है वो भी कौन है, नॉन रेसिडेंट है, और जो गुड्स उसने बाय करे हैं वो उसने यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया से क्या करे हैं, बाय और सर्विसेज लिए, उस केस में भी इक्वलाइजेशन लेवी होगा एट द रेट ऑफ कितने से, 2% से। ध्यान देने की बात है, यहां इक्वलाइजेशन लेवी कब होगा, जब आप उनसे ऑनलाइन सेल ऑफ क्या कर रहे हैं, गुड्स कर रहे हैं, वो ऑनलाइन आपको क्या कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रहे हैं, तो होगा। अगर उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं इंडिया में, मैं कंपनी हूं, मैं अलीबाबा को कहता हूं कि मेरे को आप अपनी प्लेटफॉर्म पे क्या कर दो, लिस्ट कर दो, मेरे को क्या कर दो, लिस्ट कर दो। उसके लिए उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए लिए, फिर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से सेल ऑफ गुड्स करा और अपने प्लेटफॉर्म से प्रोविजन ऑफ सर्विस करा। यहां इक्वलाइजेशन लेवी कब है, जब अलीबाबा अपने प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स करेगा, ठीक है, टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को, या फिर टू ए पर्सन, ठीक है, टू ए पर्सन यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, उनको क्या करेगा, सेल ऑफ गुड्स करेगा, उनको प्रोविजन ऑफ सर्विस करेगा, उस पे इक्वलाइजेशन लेवी है। लेकिन मैंने जो लिस्टिंग के लिए उनको 2 लाख रुपए दिए हैं, मैंने जो उनको लिस्टिंग के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं, ये कोई ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स नहीं है और ये कोई ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस तो उन्होंने मेरे को करी नहीं है, तो इस 2 लाख पे 165A में कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, लिस्टिंग का पैसा दे रहा हूं, किसका दे रहा हूं, लिस्टिंग का दे रहा हूं, नॉट फॉर क्या है, ऑनलाइन परचेजिंग ऑफ गुड्स के लिए नहीं है, कोई ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं ली है, उसके लिए पेमेंट नहीं कर रहा हूं। वो जो मेरे गुड्स और सर्विस को ऑनलाइन बेचेंगे, वो जो मेरे गुड्स और सर्विस को ऑनलाइन क्या करेंगे, बेचेंगे, उस पे इक्वलाइजेशन लेवी होगा, मेरे लिस्टिंग पे क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। आई थिंक आपको जूस समझ में आया होगा। अगेन बता देता हूं, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट
ठीक है ना। मेकिंग क्या है, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कर रहा है, मेकिंग ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, चाहे गुड्स क्या हो, ओन्ड हो या फिर क्या कर रहा हो, फैसिलिटेटेड भी कर रहा हो। टू ए पर्सन, किसको, रेसिडेंट इन इंडिया को बेच रहा है, टू ए पर्सन यूजिंग आईपी एड्रेस इंडिया को बेच रहा है, उस पे इक्वलाइजेशन लेवी है। लेकिन उसके अलावा जो लिस्टिंग के लिए क्या लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, उस पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं है। वन मोर इक्वलाइजेशन लेवी है उसी नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, जैसे शीन हो गया, अलीबाबा हो गया। अगर उन्होंने अपनी कुछ सर्विस दिए नॉन रेसिडेंट को, सिर्फ और सिर्फ किसको, नॉन रेसिडेंट को उन्होंने सर्विस दी है। और कौन सी सर्विस दी है, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट की, ठीक है ना, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट की। नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, सर्विस भी किसको दे रहे हैं, किसी नॉन रेसिडेंट को ही क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। कौन सी सर्विस दे रहे हैं, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट। लेकिन एडवर्टीजमेंट कहां होगा, एडवर्टीजमेंट होगा विच टारगेट ए कस्टमर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और ए कस्टमर यूजिंग आईपी एड्रेस इन इंडिया। तो बाहर का ही कोई क्या है, नॉन रेसिडेंट है, बाहर के ही नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर से इंडिया में ऐड करवा रहा है। इंडिया का मतलब किन के लिए, टू ए कस्टमर, टारगेटिंग ए कस्टमर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और ए कस्टमर यूजिंग आईपी एड्रेस इन इंडिया। तो फिर उस पे भी क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा। बहुत ही विशेष बात है। एनआरबी कौन सा, ईसीओ भी कौन सा है, बाहर का है, और जो सर्विस रिसिपेंट है वो भी कहां का है, बाहर का है। लेकिन एडवर्टीजमेंट कहां के लिए हो रहा है, टारगेटिंग ए कस्टमर इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया के लिए, या फिर पर्सन यूजिंग आईपी एड्रेस इंडिया। मतलब इंडिया के कस्टमर को टारगेट करने के लिए बाहर के किसी ईसीओ ने बाहर के किसी रिसिपेंट को क्या दी है, सप्लाई दी है, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो उस पे 165A में क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा। उस पे 165A में क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा। या फिर उसने किसी नॉन रेसिडेंट ईसीओ ने, जैसे शीन ने, अलीबाबा ने डेटा क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है ना, डेटा बेच दिया। किनका, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का। उनके पास में एक डेटा तैयार हो रखा था कि इन लोगों ने हमारे यहां पर क्या करा है, शॉपिंग करी है या फिर अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये लोग हैं हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और यूजिंग आईपी एड्रेस इन लोकेटेड इन इंडिया। तो उन लोगों का डेटा अगर वो किसी नॉन रेसिडेंट को बेचता है, किसी रेसिडेंट को नहीं, अगर किसी नॉन रेसिडेंट को क्या करता है, बेचता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ किसको बेचता है, नॉन रेसिडेंट को डेटा बेचता है, या नॉन रेसिडेंट के लिए एडवर्टीजमेंट करता है इंडिया में, या इंडिया का डेटा नॉन रेसिडेंट को बेचता है, तो उस पे इक्वलाइजेशन लेवी है। अगर रेसिडेंट को, इंडिया के जो रेसिडेंट है उनको क्या करता है, डेटा क्या करता है, बेचता है। जैसे मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, ठीक है ना, मैंने कहा मैं आपके प्लेटफॉर्म से क्या करूंगा, इंडिया में माल बेचूंगा। ऐसे मैंने किसको कहा, शीन को कहा, अलीबाबा को कहा, जो नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, आप मेरे को उनका क्या दो, डेटा दो। तो उन्होंने सेल ऑफ डेटा करा, लेकिन किसको करा, नॉन रेसिडेंट को नहीं करा, किसको करा, रेसिडेंट को करा। और रेसिडेंट को करने पे इक्वलाइजेशन लेवी कब होती है, जब उनको आप ऑनलाइन सेल ऑफ क्या करो, गुड्स करो, या फिर उनके प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस करो, तो उस पे होती है, ठीक है ना। ये जो डेटा रेसिडेंट को बेचा है, इस पे क्या नहीं होगा, 165A में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बता भी देता हूं, टू ए नॉन रेसिडेंट को, सिर्फ नॉन रेसिडेंट को स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस की, और स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस का मतलब देख लिए, नॉन रेसिडेंट के केस में सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट, किसको टारगेट करना है, टारगेट ए कस्टमर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, या फिर यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, या फिर नॉन रेसिडेंट को सेल ऑफ क्या कर रहे हो, डेटा कर रहे हो। डेटा किसका, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का, या फिर यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया का। अगर यही डेटा अगर आपने रेसिडेंट को बेचा तो उस पे 165A में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी। अगर यही रेसिडेंट को अगर आपने सेल ऑफ क्या करा, एडवर्टीजमेंट करा, तो 165A में क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। हां, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट पे, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे, डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे 165 वाला सेक्शन, कौन सा वाला, 165 वाला इक्वलाइजेशन लेवी हो सकता है, जो एट द रेट ऑफ कौन सा हो, 6% हो। लेकिन 165A वाला रेसिडेंट के केस में, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के केस में क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 165A था, जहां पर नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स क्या था, ऑपरेटर था, ठीक है। नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स क्या था, ऑपरेटर था, जिनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं था,
जिनका इंडिया में क्या नहीं था, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, और अगर था तो उन्होंने जो ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कराई या ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ क्या करी है, सर्विस करी है, वो इफेक्टिवली कनेक्टेड विथ सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया नहीं थी, तो इक्वलाइजेशन लेवी होगा एट द रेट ऑफ 2% होगा। उन्होंने क्या करा, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कराया, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस करी है टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन डजंट क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। या फिर टू ए पर्सन, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो लेकिन यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, तो उसमें इक्वलाइजेशन लेवी होगी। और नॉन रेसिडेंट को तो सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट करा या सेल ऑफ डेटा करा ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का या फिर पर्सन यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया का करा, तो उस केस में 2% की रेट से क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 165A में इक्वलाइजेशन लेवी तभी होगा जब उस नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर का, जब उस शीन का या फिर अलीबाबा का टर्नओवर ग्रॉस सेल्स जो है वो 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से अगर ज्यादा है तो ही होगा। 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सेल्स कौन सी, पूरी सेल्स नहीं, सिर्फ इंडिया के पर्सन को जो उन्होंने क्या करी है, सेल करी है, या फिर आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया को उन्होंने जो क्या करी है, सेल करी है, या फिर नॉन रेसिडेंट को जो सेल ऑफ डेटा या सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट करा है टारगेटिंग ए कस्टमर लोकेटेड इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया या यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, इनको जो उन्होंने करा है और इससे अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा हो रहा है प्रीवियस ईयर में तो ही इक्वलाइजेशन लेवी होगा। अगर 2 करोड़ रुपए से कम है, उनका पूरा टर्नओवर नहीं देखना है, सिर्फ इंडिया के लिए देखना है कि इंडिया के रेसिडेंट को या इंडिया के आईपी एड्रेस वालों को या इंडिया के सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए या इंडिया का सेल ऑफ डेटा जो करा है, अगर 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा करा है तो ही इक्वलाइजेशन लेवी होगा, एल्स इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। तो या फिर यह कहे इक्वलाइजेशन लेवी कब नहीं होगा, तो पहला केस अगर उस नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है एंड वो जो उन्होंने ऑनलाइन जो क्या दी है, सेल ऑफ गुड्स, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस, सेल ऑफ डेटा, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट कराए, इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या नहीं होगा, 165A में नहीं होगा। सेकंड, अगर 165 में इक्वलाइजेशन लेवी होना है सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट पे टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन या फिर नॉन रेसिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एट द रेट ऑफ 6%, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग कौन सा है, 1 लाख है, अगर वहां होना है तो 165A में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। और तीसरा, अगर उस नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर की ये इंडिया की जो एक्टिविटी बताई है, अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से क्या है, कम है, तो भी उस केस में क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। 165A का जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये हमें डिडक्ट नहीं करना है, यहां पेयर को डिडक्ट नहीं करना है, उस नॉन रेसिडेंट ईसीओ को, उस अलीबाबा को, उस शीन को क्या करना पड़ेगा, इंडिया में डिपॉजिट करना पड़ेगा। 165 में तो कौन थे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन थे, तो वहां तो उन्होंने कहा डिडक्ट कर लो, या फिर नॉन रेसिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया था तो उनको कहा कि क्या करो, डिडक्ट करके डिपॉजिट कराओ। लेकिन 165A में तो हम ऑनलाइन क्या कर रहे थे, परचेजिंग कर रहे थे, और हम कौन से थे, चाहे बिजनेस के हो चाहे बिजनेस के नहीं हो, तो हम कैसे डिडक्ट करें, तो उसके लिए कहा 165A में डिडक्ट नहीं करना है, खुद ईसीओ को इंडिया में क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा, वो भी क्वार्टरली डिपॉजिट होगा, मंथली डिपॉजिट नहीं कराना है। कैसे डिपॉजिट कराना है, क्वार्टरली। अप्रैल मई जून का अगले महीने की कौन सी है, 7th ऑफ कौन सा हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर का 7th ऑफ क्या हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर का क्या हो जाएगा, 7th ऑफ जनवरी। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का कौन सा होगा, 31st ऑफ मार्च रहेगा। तो 165A में जहां डिडक्ट करना था वहां मंथली था और फॉलोइंग मंथ के 7 तक डिपॉजिट करना था, और 165A में खुद ईसीओ को, नॉन रेसिडेंट ईसीओ को इंडिया में डिपॉजिट करवाना है, उनको डिपॉजिट करवाना है और क्वार्टरली कराना है और फॉलोइंग मंथ के 7 तक। लेकिन अगर क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च है तो अप टू 31 मार्च तक क्या करना है, डिपॉजिट कराना है। नहीं कराओगे ड्यू डेट तक डिपॉजिट तो वही आपके क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ कौन सा है, 1% पर मंथ पार्ट देयर ऑफ। अगर नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराता है
ठीक है ना। फेल्स टू क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अगर फेल्स टू क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। फेल्स टू डिपॉजिट, डिडक्ट तो करना ही नहीं है, उनको तो सीधा डिपॉजिट कराना है। तो अगर वो ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो उस केस में पेनल्टी है, और पेनल्टी कितनी ही है, अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी की। द अमाउंट ऑफ क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा, उतने ही अमाउंट की उनके ऊपर क्या है, पेनल्टी है। इंटरेस्ट तो है ही, ठीक है ना, डिले पेमेंट का इंटरेस्ट तो है ही, और पेनल्टी का अमाउंट होता है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। और जहां हमें डिडक्ट करना था, हमने डिडक्ट नहीं करा, हमने डिडक्ट नहीं करा तो भी पेनल्टी थी अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, और डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं करवाया तो पेनल्टी थी 1000 रुपी फॉर कौन सा, एवरी डे का, ड्यूरिंग विच फेलियर क्या है, कंटिन्यू। लेकिन पेनल्टी का अमाउंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ कौन सा था, इक्वलाइजेशन लेवी था। हमें इसका स्टेटमेंट भी क्या करना होगा, देना होगा। हमको इसका क्या देना होगा, स्टेटमेंट भी क्या करना होगा, देना होगा। और वो स्टेटमेंट अगर हम डेट पे फर्निश नहीं करते तो 100 रुपए की क्या होती है, पेनल्टी होती है। ये कुछ बहुत विशेष नहीं था एग्जाम के किससे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 165 और 165 क्या पढ़ा है, ए पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करी जहां हमें करनी थी। हमें 165 में 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी थी। डिडक्ट करके हमको क्या करवानी थी, डिपॉजिट करवानी थी। अगर उसमें फेलियर हो गया तो क्या होगा, तो पीजीबीपी का सेक्शन 40 क्लॉज ए और सब क्लॉज फर्स्ट बी, पीजीबीपी का सेक्शन 40 क्लॉज ए और सब क्लॉज फर्स्ट बी कहता है, अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करी 165 वाली, अगर आपने उसको प्रीवियस ईयर में क्या नहीं करी, डिडक्ट नहीं करी, कौन सी ईयर में, प्रीवियस ईयर में आपने डिडक्ट नहीं करी, तो 100% एक्सपेंडिचर आपका प्रीवियस ईयर में क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर में डिडक्ट कर ली लेकिन रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराई तो भी प्रीवियस ईयर में 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो दो केस हैं डिसअलाउ होने के, या फिर तो प्रीवियस ईयर में डिडक्ट ही नहीं करा, और अगर डिडक्ट कर दिया तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक आपने उसको डिपॉजिट नहीं कराया तो प्रीवियस ईयर में क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। डिडक्शन फिर कब मिलेगी, कौन सी ईयर में मिलेगी, मिलेगी फिर उस ईयर में मिलेगी, फिर वो उस सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में मिलेगी जिस सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में आप इक्वलाइजेशन लेवी को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट करवाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर 21-22 में ही आपको डिडक्शन मिल जाए तो पहली कंडीशन तो क्या है कि 21-22 में ही आप उसको क्या करो, डिडक्ट करो। पहली कंडीशन ये है। प्लस 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 कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में ही डिडक्ट करके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक क्या करो, जमा कराओ, तो प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगी। अगर आप उसको डिडक्शन कौन सी ईयर में करते हैं, सब्सिक्वेंट ईयर में करते हैं, कौन सी ईयर में करते हैं, सब्सिक्वेंट ईयर में करते हैं, और या फिर प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं, डिडक्ट तो कर लेते हैं लेकिन डिपॉजिट आप 139(1) रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद में करवाते हैं, तो डिडक्शन आपको कौन सी ईयर में मिलेगी, जिस ईयर में आप उसको डिपॉजिट करवाएंगे। ये डिसअलाउंस सिर्फ 165 वाले इक्वलाइजेशन लेवी पे लगेगी, 165A वाले इक्वलाइजेशन लेवी पे नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे हमको 2% की रेट से हमें डिडक्ट नहीं करना होता है। वहां खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो वहां पर डिसअलाउंस वाला प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। ये डिसअलाउंस वाला प्रोविजन 165 के केस में जहां 6% है, जहां पेयर को क्या करना था, डिडक्ट करना था, नहीं करा, और कर लिया प्रीवियस ईयर में तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, आपके लिए डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, डिसअलाउ हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है ना। तो 165 में गूगल, याहू, फेसबुक का एग्जांपल लिया, और 165A में जो हमने शीन और अलीबाबा का लिया, इनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं नॉन रेसिडेंट का। नॉन रेसिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इनकम टैक्सेबल होती ही नहीं है। फिर भी एक क्लैरिफिकेशन है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन सेक्शन है, सेक्शन 10 क्लॉज 50 क्लैरिफिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशन है कि उनकी इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, उन नॉन रेसिडेंट की इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ये क्लैरिफिकेशन नहीं भी देते तो भी वो इनकम क्या थी, एग्जेम्प्ट थी। क्लैरिफिकेशन दे दिया तो भी इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो 165A में 165 में इक्वलाइजेशन लेवी हुआ, नॉन रेसिडेंट की वो इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। हमने इक्वलाइजेशन लेवी करी है,
हमने इक्वलाइजेशन लेवी करी, इसका मतलब नहीं है कि आपकी इनकम टैक्सेबल हो गई, क्योंकि आपका इंडिया में पी नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन है। 165A में हम आपको बोल रहे हैं कि इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट कराओ, इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट कराओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। आपकी इनकम तो क्या है, टैक्सेबल नहीं है। क्लैरिफिकेशन दिया है 10 क्लॉज 50 से वो एग्जेम्प्ट है। क्लैरिफिकेशन क्यों दिया, क्योंकि हम टीडीएस वहां काटते हैं जहां इनकम टैक्सेबल होती है, जहां इनकम टैक्सेबल होती है। तो एक माइंड में आता है कि यहां पर भी तो इक्वलाइजेशन लेवी हो रही है, तो यहां अगर इक्वलाइजेशन लेवी हो रही है तो इसका मतलब उनकी इनकम टैक्सेबल होगी। तो इस क्लैरिफिकेशन से बोला है कि यस, इक्वलाइजेशन लेवी तो हो रही है, लेकिन उनकी इनकम इंडिया में क्या नहीं है, असेसेबल नहीं है। ये लीजिए क्लैरिफिकेशन सेक्शन 10 क्लॉज किससे, 50 से। और वो इनकम उनकी क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट ही रहेगी। वो इनकम क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। और ये इक्वलाइजेशन लेवी है, ये कोई इनकम टैक्स का सेक्शन नहीं है, और ये कोई इनकम टैक्स नहीं है, ये कोई इनकम टैक्स नहीं है। इसलिए ख्याल नहीं आना चाहिए कि उस पे क्या हुआ, इक्वलाइजेशन लेवी हुआ तो उनकी इनकम टैक्सेबल होगी। ये इनकम टैक्स है ही नहीं, ये टीडीएस ही नहीं है, इसका नाम ही इक्वलाइजेशन लेवी है। इनकम टैक्स के प्रोविजन से लाई नहीं है, इसको तो फाइनेंस एक्ट 2016 के चैप्टर 8 से क्या करे हैं, लाए हैं। दैट्स व्हाई इक्वलाइजेशन लेवी होने के बावजूद भी नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, और अगर है भी तो इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है, तो इनकी इनकम एग्जेम्प्ट ही रहेगी 10 क्लॉज किससे, 50 से। पेनल्टी भी हमने क्या कर ली थी, देख ली थी। यहां पर इंटरेस्ट भी हमने देख लिया, कब तक डिपॉजिट कराना है हमने वो भी देख लिया। तो ये हमारा बुलेट रिवीजन था इक्वलाइजेशन लेवी को। नेक्स्ट के अंदर बुलेट प्रैक्टिकल्स कर लेंगे इक्वलाइजेशन किसके, लेवी के। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।